हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। मैं साहब सिंह सर आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है ना, फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो पॉइंट्स, उसमें से पहली पॉइंट डस्ट ऑफ स्नो, जिसका एक्सप्लेनेशन, उसके थीम्स, उसके पोएटिक डिवाइसेस, ये सारे मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। और उस दिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि देखिए, और आपको बोला भी था कि अगली जो वीडियो होगी उसमें इस पोएम के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और जो रिपीट होते रहते हैं, और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी पॉसिबली उनकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने की। तो वो जो बोर्ड क्वेश्चंस मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे जादुई क्वेश्चंस जो रिपीट होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और जिनको आपने एक बार जान लिया तो इस पॉइंट से आपको कैसा भी क्वेश्चन आए 100% आपके मार्क्स आएंगे, कोई मार्क डिडक्ट नहीं हो सकता। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा, मैं आपको ध्यान से आप सुनते रहना। और अब शुरू करते हैं वो फॉर्मूला, वो क्वेश्चंस जिससे आपके 100% फुल मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में। पीवाईक्यूज और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस पॉइंट से। तो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है ये है एक्सट्रैक्ट बेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन जो आते हैं पॉइंट में से, वो एक्सट्रैक्ट बेस भी आ सकता है और वैसा भी, है ना। लेकिन तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट आपको बता देता हूं कि एक्सट्रैक्ट इस तरह से आते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और उसके बाद में इसमें से जो और जो शॉर्ट मार्क क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स में है, 6 मार्क्स में है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आप देखिए एक्सट्रैक्ट, जो पोएम आपकी, आपको पता है डस्ट ऑफ स्नो सिर्फ छोटे 2 ही स्टेंजाज की है। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन, ध्यान दें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आए, लेकिन इस तरह के आते हैं, इसके लिए आपको तैयार होना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। शेकिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो gave the speaker a change of heart by। अब यहां पर, अब देखिए पहले तो आपको ये पॉइंट समझ में आनी चाहिए, उसके बाद में जरूरी नहीं है कि अब ये एग्जैक्टली यहां पर जो वर्ड है वो ये लाइन आपको पॉइंट में मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो पोइम में से। तो पोइम में से ये जो इसने सेंटेंस लिख दिया, अब बताना है आपको कि जो डस्ट ऑफ स्नो को जो शेक किया था और जिसकी वजह से स्पीकर का जो हार्ट, जो उसका मूड चेंज हो गया था, वो किसकी वजह से, किसने गिराई थी वो शेकिंग ऑफ, किसने किया था? तो ऑब्वियसली आपको पता है किसने गिराया था, वो गिराया था क्रो ने, है ना। तो यहाँ पे बाय द क्रो, यहाँ पे आ जाएगा बाय द क्रो। सेकंड क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट का, हाउ डज द इंटरेक्शन बिटवीन द नेचुरल एलिमेंट्स, क्रो, स्नो, हम लोग सारे नेचुरली है, ये कंट्रीब्यूट टू द स्पीकर्स इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द पोएम। ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचर की जो चीजें हैं, उन्होंने पोइट का मूड चेंज करने में कैसे हेल्प करी। क्रो है नेचुरल है, स्नो है नेचुरल है, हेमलॉक है नेचुरल है। तो इसका अब आंसर इसका हमें लिखना है। अब ये सारे जो क्वेश्चन है 1 1 और 2, या तो सारे ऑलमोस्ट 1 1 मार्क्स के होते हैं, लेकिन कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा जो होता है रिटन टाइप का, वो 2 मार्क्स का भी दे देते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसका सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा आंसर। तो आप आंसर आप जानते ही होंगे, आपने पॉइंट पढ़ रखी है, मैंने आपको पढ़ा दी थी, सारी एक्सप्लेन कर दी कि भाई ये नेचुरल एलिमेंट्स ने कैसे हेल्प करी। तो क्रो आप शॉर्ट में लिख देंगे, क्रो इज सिटिंग ऑन ए स्नो कवर्ड हेमलॉक ट्री। स्नो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। एज द पॉइंट स्टैंड्स अंडर द ट्री, जैसे पॉइंट जो था वो उसके नीचे खड़ा हुआ है। क्रो फ्लाइज ऑफ एंड शेक्स द ब्रांच। जो क्रो ने अपनी बॉडी पर जो स्नो था उसको फेदर्स के ऊपर, और ये जो उस पे स्टेम पे था
उनको जैसे उसने अपनी बॉडी को शेक ऑफ किया ना, उससे उसकी बॉडी का स्नो, और दूसरा जो जिस ब्रांच पर वो बैठा था उस ब्रांच का और लीव्स का स्नो जो था वो नीचे गिर जाता है उसके ऊपर। और दिस डस्ट ऑफ स्नो ट्रांसफॉर्म द पॉइंट मूड, और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है इसी की वजह से पॉइंट का मूड चेंज हो जाता है। तो देखिए जो पोइम है, शॉर्ट पोइम है, बिल्कुल 2 लाइन में हमने आंसर इसका लिख दिया। तो इसी तरह से आपको लिखना है, मतलब कैसे चेंज किया, यही तो था ना क्वेश्चन, तो सिंपल सा इतना है। सिर्फ इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन की साइज बढ़ा दिया। क्वेश्चन का साइज बढ़ाने से बच्चों को ऐसा लग रहा है अरे पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा, लेकिन सिंपल अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग इतना सही है, किस तरह से चेंज किया। तो सिंपल सा तो क्या था, उसका जो मूड था वो सैड से हैप्पी कर दिया, इतना भी हम लिख सकते थे। लेकिन क्योंकि हमको 42 करीब 2 सेंटेंस में अब लिखे ताकि कोई चक्कर ही ना रहे डिडक्ट होने का, तो हमने लिख दिया भाई पहले उसका मूड सैड था उससे हैप्पी हो। 3 डस्ट ऑफ स्नो का ये जो थर्ड क्वेश्चन, डस्ट ऑफ स्नो इज रेफर्ड टू, डस्ट ऑफ स्नो इस पोइम में, इस पोइम के अंदर और वैसे नॉर्मली भी क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो इस 4 में से एक आपको ऑप्शन चूज करना है, मिस्ट है या डस्ट ऑफ ब्रांचेज है, स्नो रेजिड्यू है या स्नो फ्लैक्स है। तो ऑब्वियसली स्नो रेजिड्यू। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें सोरो करते हैं, एलिलेशन करते हैं, होप करते हैं, एंजाइटी, एंथुसियाज्म। ऑब्वियसली सिर्फ सोरो, यानी दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही इल ओमेन है, इसलिए दोनों ही सोरो को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है स्टेंजा का, सिंडो। अब ध्यान दें आप, ये जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई जो पोइम होती है ना, पोइम में जो पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, जो मैंने आपको सारे पोइटिक डिवाइसेस आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरा ये जो चैनल पे मैंने इस पोइम के एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो आप जरूर सुन लेना, है ना। और जिन्होंने सुन रखी है वो उनको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ ही रहा होगा, है ना। फिर भी मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि किस तरह से पोएटिक डिवाइस के बेस पर क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पोएटिक डिवाइसेस को पूछता है। तो एक ये जो तरीका है पोएटिक डिवाइसेस का, देखिए सिंडक, सिंडक इज ए पोएटिक डिवाइस। अब इसमें क्या कर रहा है ये देखिए, खुद क्वेश्चन भी आंसर बता रहा है थोड़ा सा। सिंडक एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है दैट यूजेज ए पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल, जो पूरी जो होल बॉडी है उसके जो पार्ट को नाम लिखता है, लेकिन वो पार्ट जब पूरे को रिप्रेजेंट कर देता है पूरी बॉडी को, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस सिंडक यूज हुआ है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है दैट्स ए ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स, सेट ऑफ व्हील्स यहाँ पे कार को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पोइम के अंदर से पिक एन एग्जांपल ऑफ सिंडक फ्रॉम द पोइम, हमारी पोइम में हमको जो ये अब डस्ट ऑफ स्नो उसमें कौन सी लाइन है जिसके अंदर ये सिंडक यूज हुआ है, यानी लिखा तो पार्ट है लेकिन वो पूरी बॉडी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए पे जाएं, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो यहाँ पे हैज गिवन माई हार्ट, इसने यानी डस्ट ऑफ स्नो के जो गिरा था उसके बॉडी पर, तो उसने अपने उसके हार्ट को मूड चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जो हार्ट है वो हार्ट सिर्फ पार्टिकुलर हार्ट के लिए नहीं बोल रहा है, वो पूरे उसका मूड के लिए बोल रहा है, पूरे बॉडी के लिए बोल रहा है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, हार्ट यहाँ पे पोइट की पूरी बॉडी को डिनोट कर रहा है और लिखा माई हार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका स्टेंजा था एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस आते हैं, जनरली 6 भी आ जाते हैं कई बार, और कई बार जो आपके 2 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन देना हो तो एक क्वेश्चन वो कम कर देते हैं, किसी एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स का दे देते हैं। अब आते हैं हम कि इसमें से क्वेश्चंस, अभी तक के क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और जिनके रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और 1-2 क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी इसमें 5 क्वेश्चंस में से लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस ये आपको सुनने हैं, ध्यान से सुने। सेकंड क्वेश्चन, इट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स ए सिचुएशन दैट मेक्स इट पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से किस सिचुएशन को पॉजिटिव लें और किसको नेगेटिव लें।
जो लोग ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं वो तो हर चीज में आपको पता है गलत हो रहा हो फिर भी पॉजिटिविटी उनको दिखाई दे जाती है। और जो नेगेटिव होते हैं ना, जो हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गलत सोचते हैं, उनको कितना भी अच्छा कर दो वो तो नेगेटिव बुराई ही उसको में से बुराई को छांट लेते हैं, बुराई को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही लाइन है कि ये हमारे डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर कि हम किसी चीज को, कोई सिचुएशन को नेगेटिव माने या पॉजिटिव माने। डू यू एग्री विद इट? क्या आप इसको एग्री करते हैं? एक्सप्रेस योर व्यूज, आप आपके व्यूज एक्सप्रेस करो इस पोइम के रेफरेंस से। तो देखिए यहां पर इन्होंने हमारे व्यूज को पूछा है, तो पहला तो पार्ट है डू यू एग्री विद दिस, इसका आंसर हमको देना चाहिए और फिर हम सेकंड पार्ट का आंसर देंगे। तो फर्स्ट का हम पहले आंसर दें, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, यस मैं इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूं। अब आप अगला लिखें, इन द पोइम वी सी, इस पोइम के अंदर हम ये देखते हैं हाउ द सिंबल्स ऑफ सैडनेस एंड डिस्पेयर द क्रो एंड हेमलॉक ट्री प्रूव टू बी ऑस्पिशियस एंड ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन द पोइट्स मूड। इस पोइम के अंदर आपको पता है वैसे जनरली भी जो हेमलॉक ट्री है वो भी पॉइजनस ट्री है, इल ओमेन माना जाता है। क्रो है वो भी इल ओमेन माना जाता है। दोनों, अब दोनों इल ओमेन है, सोरो को डिनोट कर रहे हैं, डिस्पेयर को डिनोट करते हैं। लेकिन इस पोइम में पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दोनों को भी अपने लिए पॉजिटिव मान लिया। क्रो ने जो डस्ट ऑफ स्नो गिराई थी, उस डस्ट ऑफ स्नो के वजह से उसका मूड चेंज हो जाता है। तो आप सोचिए डिपेंड किसके ऊपर करा है? इंडिविजुअल के ऊपर। पोइट ने उसी चीज को पॉजिटिव मान लिया। तो जो चीज नेगेटिव थी, ट्री क्या है? नेगेटिव, सोरो डिनोट करता है, इल ओमेन है। क्रो क्या है? इल ओमेन है। अब दोनों को देखने के बाद भी पोइट ने, जो सुबह से दुखी था, अपने उसका मूड सैड था, फिर भी उसने उसमें से भी, यानी नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को ले लिया। कैसे लिया था ये तो आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया है इसको कि उसने कैसे अपने आप को पॉजिटिव लिया है ना। तो दस इट इज द पोइट्स एटीट्यूड विच कंसिडर दीज बैड ओमेन्स टू बी गुड। तो ये इस तरह से पोइट ने, पोइट के एटीट्यूड की वजह से, पोइट के अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उसने बैड ओमेन्स को भी अपने लिए गुड ओमेन्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमें आंसर लिखना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। दो पार्ट हैं तो हमने दो पार्ट, दोनों ही पार्ट का आंसर दिया टू द पॉइंट। हाउ डिड द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री चेंज द पॉइंट्स? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है इजीली, बड़ा इजीली इसका आंसर आप दे सकते हैं। और ये शुरू शुरू में बहुत रिपीट होता था, अभी भी कई बार बोर्ड जो होता है ना सिंपल क्वेश्चन देना चाहता है तो ये दे देता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको इसमें डाल दिया ये क्वेश्चन। बड़ा इजी है, आपको भी पता चली गया होगा। आप ये बोलेंगे सर टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम का हमें तो आता है इसका आंसर। लेकिन जो आज ही जुड़े हैं जो स्टूडेंट्स, उनको ले बता दूं मैं। द पॉइंट वांट इन ए ग्लूमी एंड डिप्रेस्ड मूड, पॉइंट जो था वो काफी डिप्रेस्ड मूड में था। क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री शूक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन टू हिम, जो क्रो है हेमलॉक ट्री पर आता है, वहां से डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा देता है। दिस स्मॉल इंसिडेंट मेड द पॉइंट फील रिफ्रेश्ड, इसके गिराने की वजह से, डस्ट ऑफ स्नो क्रो के द्वारा गिराने की वजह से ही उसका मूड रिफ्रेश हो जाता है, चीयर हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। हिज नेगेटिव थॉट्स डिसअपियर्ड, और उसके जो नेगेटिव थॉट थे, जो माइंड सेट था, वो डिसअपियर हो जाता है और दोबारा से वो खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, अपने जो रेस्ट ऑफ द डे था, बचा हुआ दिन था, उसको अच्छे काम में यूज करता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री यूजुअली कंसिडर्ड सिंबल ऑफ नेगेटिव, आपको पता है दोनों ही नेगेटिव हैं, क्रो भी और हेमलॉक ट्री भी। उसके बावजूद भी वो जो पॉइंट ने उनको पॉजिटिव लिया और अपने मूड को चेंज कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट मैसेज डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वे थ्रू द पोएम? क्या मैसेज देना चाहता है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना मैसेज वाला, ये जनरली हर पोइम में से ये क्वेश्चन बनता है। अब ये लेकिन करते क्या है जो क्वेश्चन फ्रेमर्स जो होते हैं, वो इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बच्चों को घुमाने के लिए कि क्या बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी है
क्या वो कैपेबल है इस क्वेश्चन को समझने के लिए? आंसर वही होता है, आंसर बड़ा सिंपल सा होता है, हमको थीम लिखना है, उसका मैसेज देना है। लेकिन या तो वो सिंपल लिख देते हैं मैसेज लिखिए, या फिर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं। तो इसका जो आंसर जान लीजिए, थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वेज द मैसेज दैट इवन ए स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन पर्सनस लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो मेन जो थीम है, सिंगल लाइन में अगर आप बोलें, जो आपने पहले ही फर्स्ट लाइन में लिख देना चाहिए, वो हमने लिखा है कि भाई जो मेन जो पॉइंट का जो कहना है कि लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके सामने आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। हम अगर पॉजिटिव रहना चाहें, अगर हम हमारा जो एटीट्यूड है, किसी पर्सन का एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, अच्छा है, तो हम छोटे से छोटे इंसिडेंट को, छोटे से छोटे इवेंट को भी उससे भी हमारा जो मूड है वो अच्छा हो सकता है। और कई बार किसी छोटी सी बात से हमारा मूड सैड भी हो सकता है। यानी छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटी सी बात हमारे मूड को चेंज कर सकती है। तो वो मेन मैसेज यही है कि इवन स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन पर्सनल लाइफ। किसी भी इंसान की लाइफ में बदलाव ला सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्ली का रास्ता काटना छोटी सी इवेंट, छोटा सा इंसिडेंट होता है, लेकिन जो आदमी बहुत खुशी से जा रहा हो अपने अच्छे काम को करने के लिए, और अगर किसी ने छींक दिया कि उसको बिल्ली रास्ता काट गई और कुछ हो गया, तो वो सब कुछ उसका मूड ऑफ हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है ना। और वो हो सकता है कि अगर वो नेगेटिव मूड से ही आगे बढ़े तो उसका वो काम नहीं भी होता। लेकिन उसका तरीका, उसका रास्ता मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया, पॉइंट ने भी बताया, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो वो आप जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाली जो इसकी वीडियो बनाई है उसको जरूर सुनना। द पॉइंट वॉज फीलिंग सैड एंड होपलेस। अब जो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले फर्स्ट लाइन में हमने एग्जैक्ट आंसर दे ही दिया था कि सिंगल सेंटेंस में कि उसका मैसेज क्या है। अब हमको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर कम मार्क्स में है ये तो हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे 40 to 50 वर्ड। अगर लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आ गया तो हम उसी के अकॉर्डिंग 120 वर्ड्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द पॉइंट वाज फीलिंग सैड एंड होपलेस। पॉइंट जो था पहले काफी दुखी था, होपलेस फील कर रहा था। बट व्हेन ए क्रो सूक डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन जैसे ही क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर हेमलॉक ट्री से गिराई, हिज मूड चेंज कंप्लीटली। उसका मूड पूरी तरह से चेंज हो गया, सैड से हैप्पी हो गया। ही रियलाइज दैट ही शुड नॉट वेस्ट हिज डे इन रिग्रेट एंड सोरो। और उसने ये महसूस रियलाइज कर लिया कि अब मुझे मेरा जो बाकी बचा हुआ दिन है वो दुखी होकर के नहीं काटना है, बल्कि मुझे अब बाकी जो दिन है उसको अच्छे काम में लगाना है, खुश होके, और उसको यूज करना है अच्छे के लिए। द पोइम टीचेज अस, लास्ट में हमने कंक्लूडिंग लाइन लिख देनी है। पोइम टीचेज अस टू रिमेन पॉजिटिव एंड फाइंड हैप्पीनेस। पोइम जो हमें सिखाती है वो ये बोलती है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो हमारा मूड चेंज कर सकती है। जो इंसान पॉजिटिव रहता है वो कितनी भी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी सरकमस्टांसेस क्यों ना हो, उसमें से भी अच्छा ही पॉजिटिविटी को ढूंढ लेता है खुश रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। और अगर जो नेगेटिव इंसान होते हैं ना, जो दुखी रहते हैं या नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो वो कितनी भी अच्छी चीज हो उसमें से भी बुराई को ढूंढ लेता है। तो पॉइंट ये बोल रहा है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकि हम हर काम को अच्छे कर सके, अपना टाइम खुशी से स्पेंड कर सके, हर काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि इन दिनों में जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेमर्स हैं, बोर्ड के एग्जाम के जो क्वेश्चन फ्रेमर्स हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गए हैं। वो बच्चों की सिर्फ पोइम की और लेसन्स की नॉलेज को ही चेक नहीं करते, वो बहुत सारी चीज चेक करने लग गए हैं, है ना। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ही की लेंथ देखिए आप, और वो नॉलेज के साथ साथ और क्या चेक करेंगे वो देखिए आप। इमेजिन, इमेजिन करो, बच्चों से बोल रहा है
इमेजिन करो फ्रॉस्ट इज ऑफ प्रेजेंट डे, कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो आज के दिन है और हैज बीन इनवाइटेड, और उनको इनवाइट किया गया है टू राइट फॉर ईजाइन टीन टॉक। एक जैसे ये मैगजीन्स की बुक होती है ना, तो कोई भी मैगजीन की बुक ना हो सकता है, उसका नाम है टीन टॉक। एक मैगजीन है जिसका नाम है टीन टॉक, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया गया है। ही चूजेस टू ड्रॉ अपॉन हिज एक्सपीरियंस विद ए क्रो एंड डस्टिंग ऑफ स्नो टू शेयर हिज थॉट्स ऑन एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। अब उनको अपने विचार बताने हैं वहां पर, कहां पर बताने हैं, जहां उनको इनवाइट किया गया है, उनके अपने व्यूज बताने हैं उनको कि भाई आप बताइए, आपने जो पोएम लिखी थी उस पोएम के रेफरेंस में आप बताइए एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। हेडिंग क्या है टॉपिक की, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग एज फ्रॉस्ट एक्सप्रेस योर थॉट। तो ये जो लाइन ना, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। यानी क्लाउड जो होता है वो कितना भी डार्क क्यों ना हो, अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन बिजली कड़कती है ना, तो देखिए वाइट वाइट से एक लाइन आ जाती है। दूसरा, कहीं ना कहीं कितना भी बड़ा क्लाउड, कितना भी डार्क, कितना भी काला क्यों ना हो, कितना भी डरावना क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं तो वाइट स्पॉट होते ही हैं। यानी कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, उसमें से भी हम अच्छाई को ढूंढ सकते हैं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी अपोजिट सिचुएशन सरकमस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी उम्मीद, होप, होप और उम्मीद जरूर होती है उसके अंदर। ये इस टॉपिक पर उनको बोलना है। किसको बोलना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बोलना है। अब आपको बता दिया कि चलो आप एज ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही अगर आप हैं तो आप बताओ कैसे लिखोगे वहां पर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, बोलते हैं इन लाइफ वी ऑफन फेस मूवमेंट्स, जीवन में हमको कई बार ऐसी परिस्थितियों का, ऐसे समय का सामना करना पड़ता है दैट सीम ओवरवेलमिंगली ब्लीक, जो काफी ज्यादा हमारे लिए सैड होते हैं, परेशान करने वाली सिचुएशन होती है। आई रिमेंबर स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, मुझे याद है कि मैं एक बार हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, सर्दियों का टाइम था, फीलिंग वेक डाउन बाय माय थॉट्स, और मेरे दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे थे कि मैं काफी दुखी था, परेशान था, सैड था। व्हेन ए क्रो शूक स्नो, जब मैं हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, स्नोफॉल हो रहा था, सब कुछ स्नो से ढका हुआ था, एक ब्लैक क्रो आता है वहां पर आकर के और वो जो स्नो है उसको मेरे ऊपर गिरा देता है फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से। इन दैट अनएक्सपेक्टेड इंस्टेंट, अब ऐसा मैं अनएक्सपेक्टेड था ना, क्या पता कि वो गिराएगा नहीं गिराएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुआ, ऐसा हुआ, ये चेंज स्वेप्ट ओवर मी। तो मेरे माइंड में एक चेंज आ गया, बदलाव आ गया, जो मूड जो मेरा था वो बदल गया। माई ग्लूम गेव वे टू समथिंग लाइट एंड होपफुल, तो मेरा जो दिमाग था, मेरा जो मूड था, उसमें कुछ उम्मीद जगी, चेंज हो गया मेरा मूड, सैड से हैप्पी हो गया। दैट डस्टिंग ऑफ स्नो, वो डस्टिंग ऑफ स्नो यानी स्नो के गिरने से ही, सिंपल एंड प्योर रिमाइंडेड मी ऑफ द सेइंग, और वो जो आपको पता है कि जो स्नो होती है प्योर होती है ना, तो वो स्नो, सिंपल और प्योर स्नो के गिरने से मैंने नेचर का इसको एक इंडिकेशन मान लिया, मैंने एक नेचर का सिग्नल माना कि नेचर ने मुझे एक सिग्नल दिया है। और क्योंकि जो डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है, नेचुरल है, क्रो क्या है, नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है, तो उन्होंने नेचर का सिग्नल मान लिया कि देखिए जिस तरह से क्रो ने अपने फेदर से डस्ट ऑफ स्नो को हटा दिया है, ब्रांच से डस्ट ऑफ स्नो को हटा दिया है, तो भाई मैं भी अपने माइंड से नेगेटिव थॉट को हटा दूं, मैं भी ये जो अपने माइंड में नेगेटिविटी है इसको हटा दूं, सैडनेस है इसको रिमूव कर दूं। और वही हुआ, उन्होंने अपना जो माइंड था वो चेंज किया, चेंज हो गया। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भैया एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग यानी उम्मीद की किरण जरूर होती है। कितना भी डार्क क्लाउड क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उम्मीद की किरण जरूर होती है। लाइफ से ग्रे क्लाउड्स दो हैवी ऑफन कैरी स्मॉल मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी दैट वी डोंट एंटिसिपेट, यानी जो हमारी लाइफ है वो एक तरह से घने बदलों की तरह है। जैसे घने बदल होते हैं ना, जिसमें ब्लैक
भी होता है, वाइट भी होता है, कभी क्लियर भी हो जाते हैं। ऐसे हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कई बार सिचुएशन, कई बार परिस्थितियां फेवर में होती है, कई बार परिस्थितियां अगेंस्ट हो जाती हैं। आई एनकरेज यू टू रिमेन ओपन टू दीज स्मॉल वंडर्स। आपको ये जो नेचुरल चीजें होती है लाइफ में, जो बदलाव आता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इन सब के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। एज दे कैन शिफ्ट योर मूड, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपके मूड को बदल सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। जस्ट एज नेचर शिफ्टेड माइंड, जैसे ही नेचर ने, जिस तरह से नेचर ने मेरे मूड को बदला था, सैड से हैप्पी कर दिया। समटाइम्स इट इज द ऑर्डिनरी दैट लाइट्स द वे फॉरवर्ड। कई बार ये सिंपल सी चीज है जो हमें रास्ता दिखाती है आगे के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो परिस्थितियां होती है ना, ये नेचर जो होती है हमें आगे का रास्ता दिखाती है, सिग्नल देती है, वार्निंग देती है, हमें अलर्ट करती है ना। तो हमें इनको पहचानना होता है, नेचर के सिग्नल्स को और नेचर की वार्निंग को, नेचर की इंडिकेशंस को हमें पहचानना है और उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। तो यही वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि देखिए, छोटी सी चीज हमारा मूड चेंज कर देती है। अगर हम पहले से पॉजिटिव हैं, खुश रहते हैं, तो हम छोटी से छोटी इंडिकेशन को भी नेचर के को पहचान जाएंगे और उसमें से अच्छाई को ढूंढ लेंगे, पॉजिटिविटी को ढूंढ लेंगे और आगे का रास्ता ढूंढ लेंगे। नेचर मुंह से आके नहीं बोलेगी कभी, भगवान मुंह से आके आके सामने आपको खड़े होकर के और नहीं बोलने वाले कि जा बेटा तेरा काम अच्छा होगा, ये होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, भगवान या इन अदर वर्ड्स नेचर जो है हमें इंडिकेशन जरूर देती है और उन इंडिकेशंस को हमें समझना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और या फिर हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। यही ये पॉइंट का मेन थीम है, मैसेज है, यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहता है। तो यही आपके मूड में, आपके माइंड में ये सारी बातें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मेन मकसद है ना इस पॉइंट को लिखने का, वो मैंने आपको बता दिया क्यों उन्होंने। और ये आप अगर आंसर्स में लिखेंगे, कोई वजह नहीं है, कोई किसी भी तरह का कि आपके मार्क डिडक्ट हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, आंसर लिखने का तरीका। डियर स्टूडेंट्स, सब बच्चे मेहनत करते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हो और हर लेसन को, हर पॉइंट को आप सीख लेते हो और वहां पे आंसर लिखाते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके आंसर लिखने के तरीके की वजह से मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, वहां पर जो हमें जो, जैसे मैं भी बोर्ड एग्जाम्स में जाता हूँ कॉपी चेक करने के लिए, हम कई बार बहुत सालों से जाता रहा हूँ और जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। तो हम जो इवेलुएटर्स, जो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां हम चेक करते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं चेक करते। हमारे पास में कॉपी चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, खासकर स्पेशली मैं लैंग्वेज की बात करूं तो हमारे पास पैरामीटर्स है कॉपी चेक करने। तो हर आंसर को हम उन सेट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। क्या कंटेंट सही है, क्या ग्रामेटिकल एरर्स कितनी है, क्या बच्चे ने कोहेरेंस फॉर्मूला यूज किया है, क्या नहीं है ना। तो ये सारा जो है, जो आपका इसका जो तरीका होता है, फॉर्मेट क्या बच्चे ने सही यूज करा है कि नहीं करा, तो ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं। तो बच्चों को कई बार इन चीजों के बारे में पता नहीं होता, वो तो क्या करते हैं, कंटेंट सही लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं, लेकिन बाकी पैरामीटर्स में वो पीछे हट जाते हैं, रह जाते हैं, तो मार्क डिडक्ट हो जाता है। टीचर की मजबूरी है, इवेल्युएटर क्या करेगा, उसको भी देना पड़ेगा, उसी तरह से मार्क्स देने। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या तरीका यूज करना है वो ध्यान से सुने आप। जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट में आपको आंसर देना है। यानी अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं तो फर्स्ट पार्ट का आंसर पहली बार दीजिए, आप टू द पॉइंट दीजिए, पहले पैराग्राफ, सॉरी। उसके बाद फिर दूसरा जो पार्ट है, उस दूसरे पार्ट का आंसर दूसरे पैराग्राफ में दीजिए, पैराग्राफ को सेपरेट करिए। लास्ट में आप अपने कंक्लूडिंग लाइंस को ऐड कर सकते हैं। तो जो ज्यादा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें तो कम से कम 2-3 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए, है ना। तो ये, और दूसरा सेंटेंसेस छोटा कर लिखें आप। जितने छोटे सेंटेंस लिखोगे ना, ग्रामेटिकल एरर उतनी ही कम होगी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेचारे, वो जो है ना पूरा आंसर ही लिख देते हैं, कभी फुल स्टॉप ही नहीं लगा, है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसमें तो वो उनके मार्क डिडक्ट होते ही होते हैं।
तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, फुल स्टॉप करो सेंटेंस को, और फिर अगला जो सेंटेंस है कैपिटल लेटर से शुरू करो। जो आपको हम शुरू में इनिशियल जो क्लासेस होते हैं प्राइमरी क्लास, उसी में सिखा देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों की हैबिट ऐसी होती है कि वो जल्दबाजी में, कुछ एग्जाम प्रेशर होता है ना, ये गलती कर देते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते। अब ये गलती पता है कैसी है, ये टीचर जो होता है ना, इवेलुएटर को तुरंत दिख जाती है, बड़ी इजीली दिख जाती है, उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती और मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी गलती आप ना करें, है ना। इन चीजों का आप ध्यान रखें, पैराग्राफ्स में आंसर लिखें, साफ साफ क्लियर लिखें, है ना। तो आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अगली जो पॉइंट होगी, अगला जो वीडियो होगा या अगला जो लेसन जो भी होगा, वो अगर आपने या तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, मुझे पता है, मेरे अच्छे बच्चों पर मुझे पूरा विश्वास है ना। और जो आज ही जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, जरूर लगी होगी, तो लाइक भी जरूर कर दिया करो, है ना। आज अगली वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, इस प्रॉमिस के साथ में। आज मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।